हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड वन दरोगा की टेस्ट सीरीज चल रही है। 100 बेस्ट एमसीक्यूज को हम लोग डील करने वाले हैं और 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो तीनों लेक्चर प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं, आप जाके देखिए उनको और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। चलिए आज शुरू करते हैं चौथा लेक्चर। उसमें भी हम 10 एमसीक्यूज़ को, बेस्ट 10 एमसीक्यूज़ को देखेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और रिपीट होने वाले, बार बार रिपीट होने वाले ये क्वेश्चन है। इसीलिए वीडियो में बने रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर नहीं, लेक्चर तो 4 है, लेकिन आज हम लोग डील करने वाले हैं 32 क्वेश्चन से आगे, यानी 31 क्वेश्चन अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखना यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछा गया है आपको कि हाउ डज द अर्थ होल्ड दैट एटमॉस्फेयर, मतलब जो अर्थ है हमारी, वो अर्थ एटमॉस्फेयर को कैसे होल्ड करके रखती है। तो क्या वो उसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब रीज़न वो आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या इसके पीछे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन, क्या सन का कोई प्रभाव है जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, या सरफेस टेंशन का कोई फिनोमेना है, या अर्थ रिफ्रैक्शन कुछ होता है, ग्रेविटेशन। क्या होगा आंसर, क्या बन सकता है यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे राइट जो आंसर है वो है ग्रेविटेशन। देखिए जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ना, पृथ्वी हमारी कुछ ऐसी है, ठीक है ना, और इसका एक अपना खुद का मास है, और इसी मास की वजह से इसमें एक ग्रेविटेशनल पावर है, और इसी ग्रेविटेशनल पावर्स की वजह से ये किसी भी जो भी पदार्थ है उसको अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, खींचने का प्रयास करती है। तो वैसे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को भी ये होल्ड करने की कैपेसिटी इसमें किसकी वजह से है, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन की वजह से ये एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है। आगे समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि द एयर बबल इन द वाटर एज इट विल बिहेव एज, मतलब ये जो बिहेव है ना, ये कैसा किस टाइप का बिहेव करेगा। मतलब यदि कोई वायु का बुलबुला पानी में है, मतलब किसी भी लिक्विड के अंदर है, तो ये किस तरह का व्यवहार करेगा। क्या वो कॉन्वेक्स लेंस का व्यवहार करेगा, कॉनकेव लेंस का, या फिर कॉनकेव मिरर का व्यवहार करेगा, या फिर वो करेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, जब ये कोई एक पानी की बकेट है और इसमें, ये पानी की बकेट है, इसमें पानी भरा हुआ है बहुत, ठीक है ना, और इस टाइप से इसमें ये पानी भरा हुआ है, और एक वायु का बुलबुला कहीं जाके इसमें उड़ जाता है अंदर, और इस वायु के बुलबुले, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये है वायु का बुलबुला कुछ इस टाइप का, है ना। तो बाहर से देखने पर हमें क्या लगेगा, यार ये थोड़ा उतल टाइप का है, इसका मतलब या तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा या फिर ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग हो जाते हैं एकदम गलत। ये कॉन्वेक्स लेंस, ना ही कॉन्वेक्स लेंस है ना ही कॉनकेव मिरर है। दिखता तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कॉन्वेक्स लेंस और मिरर होगा, लेकिन रियल में ये आंसर एकदम उल्टा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या फैक्ट है ना, और किस मिरर या लेंस की तरह ये वायु का बुलबुला बिहेव करेगा। देखना यहाँ पे, ये है एक एयर की वायु का बुलबुला जो कहाँ है, पानी के अंदर। अच्छा, इस वायु के बुलबुले में है क्या, कि जो पानी है ना, पानी, वो पानी चारों तरफ इधर फैला हुआ है, और अंदर क्या है, वायु का बुलबुला, ये पानी है ना चारों तरफ इस टाइप से। अच्छा, यदि मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि जो वाटर है, वाटर डेंसर मीडियम है या एयर डेंसर मीडियम है, एयर कहाँ है, इस बबल के अंदर, तो आपका आंसर होगा कि सर जो वाटर है एक डेंसर मीडियम, और जो एयर है एक रेयरर मीडियम। मतलब जो वायु है एक विरल माध्यम है, जबकि जल एक सघन माध्यम है। अच्छा, ये समझ में आता है। और मिरर को हम किस बेस पे, जब हम प्रकाश किरण उस पर डालेंगे तभी तो जाके उसका बिहेवियर पता चलेगा कि वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, किसकी तरह व्यवहार कर रहा है। तो इस बिहेवियर को जानने के लिए मुझे एक रेडिएशन इस पर डालनी पड़ेगी। देखिए ये एक प्रकाश किरण है, यहाँ से आ रही है और ये पड़ती है इस वायु के बुलबुले पर। जिस पॉइंट पर ये वायु के बुलबुले पर पड़ेगी, वहाँ पर मुझे क्या खींचना पड़ेगा, एक अभिलंब खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रकाश किरण यहाँ से गई, ये प्रकाश किरण जैसे बुलबुले के अंदर एक पॉइंट पर टकराई, उसके बाद अंदर घुसने का जैसे इसने प्रयास किया, तो यहाँ पे ये किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, ये जा रही है डेंस से रियर मीडियम में। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब से, अभिलंब का मतलब ये जो नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ना, इस नॉर्मल, इसे नॉर्मल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अभिलंब कहते हैं, ठीक है।
तो जो प्रकाश किरण होगी वो क्या करेगी, इस अभिलंब से दूर हट जाएगी। मतलब जाना जो चाहिए था, अगर इस हिसाब से अगर हम देखें, अगर मीडियम एक ही होता तो प्रकाश किरण ऐसी जाती, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया है, डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, जल से ये जा रही है कहाँ, एयर में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये अपना रूट जो है डाइवर्ट कर देगी, इसका मतलब ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखना यहाँ पे ये जो रेडिएशन है ये क्या कहीं पे मिल रही, कन्वर्ज हो रही है क्या, ये तो स्कैटर हो रही है, फैला रही है, तो फैलाने का काम कर रहा है ये जो एयर ड्रॉप है ये क्या कर रही है, इस किरण को फैलाने का काम कर रही है। अच्छा, जैसे ही ये अगले पॉइंट पर पहुंचती है, अगले पॉइंट पर पहुंचने के बाद जैसे यहाँ पे टकराएगी दूसरे सरफेस पे, तो यहाँ पे भी हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा एक अभिलंब, ठीक है ना। अच्छा, ये अभिलंब रहा। अब क्या होगा, अब अंदर कौन सा मीडियम है, अंदर है साहब आपका एयर, बाहर कौन सा मीडियम है, बाहर है वाटर जो डेंसर मीडियम है। अब ये जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वो जा रही है आपके विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ। अच्छा, विरल से सघन में जा रही है, तो विरल से जब सघन में जाती है तो वो क्या होती है, हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखना, अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता तो ये किरण कुछ ऐसे जाती आगे, लेकिन यहाँ पे है क्या, डेंसर मीडियम है बाहर और अंदर है रेयर मीडियम। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगी, अभिलंब की ओर कुछ झुक जाएगी, यानी ये जो किरण है ये कुछ इस टाइप से आगे की तरफ मुड़ेंगी, है ना, इस टाइप से आगे ये चलेंगी। तो टोटली ये जो एक वाटर का जो बुलबुला है, ये पानी का बुलबुला है वाटर के अंदर, ये एक काम कर रहा है फैलाने का। और फैलाने का काम कौन करता है, फैलाने का काम कौन करता है, एक कॉन्वेक्स लेंस करता है या कॉनकेव मिरर करता है। तो जो फैलाने का काम करता है वो करता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा कॉनकेव लेंस। आ गया क्वेश्चन समझ में। देखना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो है किसी भी चीज़ को फैलाने का काम करता है। इंग्लिश अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं अपसारी लेंस, ठीक है ना। अपसारी लेंस होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा मिरर। और इसमें ये थोड़ा मैं इन सबको साफ कर देता हूँ और तब जाके लिखता हूँ। देखना, यहाँ पे जो उत्तल दर्पण होता है वो होता है अपसारी, ठीक है। और जो अवतल दर्पण होता है वो होता है अभिसारी। वो कौन सा होता है, अभिसारी। और जो कॉनकेव लेंस होता है ये होता है अपसारी। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये होता है अभिसारी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे ये कोई एक उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर है। तो जैसे इस पे लाइट पड़ती है, ये इसके मुख्य अक्ष है, यहाँ से ये लाइट पड़ रही है, तो इस लाइट जैसे इस पे पड़ती है जिस पॉइंट पर, ये लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। तो ये अपसरण कर रहा है ना, यानी उसको फैला रहा है। इसीलिए उत्तल दर्पण किसकी तरह काम करेगा, एक अपसारी लेंस की तरह। अच्छा चलो, अगर हम अवतल दर्पण यहाँ पे ले लें तो क्या होगा, ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है ना। इसकी ये बाहर साइड पॉलिश है, यहाँ से एक प्रकाश किरण आएगी, ये क्या करेगा, इसको फोकस पे इसको केंद्रित करने की कोशिश करेगा। यहाँ से एक प्रकाश किरण आएगी, उसको भी कहाँ केंद्रित करने की कोशिश करेगा, फोकस पे। तो जो कॉनकेव मिरर है वो एक अभिसारी लेंस की तरह काम करता है। अच्छा, और यदि हम इसकी बात करें जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का। तो जैसे इस पे प्रकाश किरण पड़ती है, ये प्रकाश किरण को फैला देता है, ऐसा ही है ना। तो जो कॉनकेव लेंस है वो एक टाइप का कौन सा लेंस है, अपसारी लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की यदि हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है, जैसे इसमें यहाँ से प्रकाश किरण पड़ती है, ये इसको कहाँ पे फोकस करता है, यहाँ पे। अगर नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण अगर इस पर पड़ रही होगी तो उसको ये कहाँ पर फोकस करेगा, इस अपने फोकल पॉइंट पर। तो ये एक अभिसारी लेंस की तरह काम करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से। अगर नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके पीछे से देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, इसमें आपसे पूछा गया है कि द स्टार शाइन एट नाइट, या हम ये कहते हैं, ये क्वेश्चन नॉर्मली आपको पूछता है कि जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए क्यों नज़र आते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो देखना, तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों नज़र आते हैं। यहाँ पे ये है हमारी प्यारी सी अर्थ, है ना। और इस अर्थ में क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट कैसा होता है, जैसे आप ऊपर ऊपर जाते हो आपको हवा कम मिलती है, और नीचे तरफ जो नीचे, अगर आप नीचे नीचे आओगे ऊपर से, तो आपको वातावरण की या पर्यावरण, ये जो हमारी वायुमंडल है, वायुमंडल की सघन लहरें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। और ये रहा आपका स्टार कहीं आसमान पे, ठीक है। अब ऊपर कौन सा माध्यम है,
ऊपर बन रहा है विरल माध्यम, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो वायुमंडल है वो रेयर होने लगता है। तो ऊपर कौन सा मीडियम बन रहा है? रेयर मीडियम। और जैसे हम अर्थ की तरफ आएंगे तो मीडियम कौन सा बनेगा? डेंस मीडियम की तरफ। अरे डेंस कैसे बनेगा? क्योंकि पृथ्वी की तरफ जैसे जैसे आएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, ज़्यादा वायु को वो अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो डेंसर होगा कि नहीं होगा? जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो वैसे वैसे जो वायु होगी, वायु को कम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी अर्थ, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर होगी उसमें वायु कम होगी, तो मीडियम रेयर होगा। ठीक है। अब देखना, जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वो किसकी तरफ झुक जाती है? अभिलंब की तरफ। फॉर एग्जांपल ये एक किरण आई, ठीक है ना, ये एक लेयर थी यहाँ पे। जैसे ये किरण इस लेयर के किसी पॉइंट पर पड़ी तो ऊपर कौन सा माध्यम है? रेयर मीडियम। नीचे कौन सा मीडियम है इसके लिए? डेंसर मीडियम। ये रहा अभिलंब। जब ये जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये किसकी तरफ झुक जाएगी? अभिलंब की तरफ। यानी इस किरण को तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब ये किसकी तरफ झुक गई है? इस अभिलंब की तरफ ये किरण अब झुक गई है। अच्छा, और फिर क्या होगा? जैसे ये नीचे जाएगी, नीचे वाली जो परत है, नीचे वाली जो लेयर है उसकी डेंसिटी और भी ज़्यादा है, तो ऊपर वाली जो लेयर है उसके लिए वो रेयर मीडियम हो जाएगी और नीचे वाली हो जाएगी डेंसर मीडियम। फिर से ये अपना रूट बदलेगी। तो इस टाइप से जैसे जैसे पृथ्वी तक आएगी इसका रूट बहुत ज़्यादा बदलता जाएगा। और यहाँ पे जैसे हम इसको देखेंगे ना तो हमें ये कैसे दिखेगी? हमें तारे की पोजीशन कुछ यहाँ पे दिखने वाली है। ये तो है रियल पोजीशन स्टार्स की, है ना, ये रियल पोजीशन है। लेकिन जब हम इसको पृथ्वी से देखेंगे तो हमें स्टार्स की पोजीशन दिखेगी कुछ यहाँ पे। ठीक है ना। तो इस टाइप से ये जो प्रकाश किरण आपकी आंखों तक अपवर्तन के फलस्वरूप लगातार पहुंचती रहती है, इसका रूट चेंज होता रहता है और इसी की वजह से ही आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब ये जो डेंसिटी है ना, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए बनी रहती है। टेम्परेचर भी वैरी करता है एटमॉस्फेयर का, डेंसिटी भी, टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी भी वैरी करती है। तो इसलिए कभी जो है, कभी ये वाली जो लाइट आपको यहाँ दिखेगी तो आपको तारे की पोजीशन यहाँ नज़र आएगी, कभी ये लाइट आपको इधर दिखेगी तो तारे की पोजीशन आपको इधर दिखेगी कहीं। तो इस टाइप से आपको तारा टिमटिमाता हुआ नज़र आएगा, है ना। तो इसके पीछे जो फिनोमेना है वो है अपवर्तन का, क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम का फिनोमेना तो अपवर्तन में ही होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? बहुल अपवर्तन के कारण यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा न कि रिफ्लेक्शन होगा। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन, परावर्तन तो यहाँ पे होगा नहीं। कौन सी फिनोमेना होगी? अपवर्तन की फिनोमेना। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होगा? अपवर्तन होगा, परावर्तन नहीं होगा। पृष्ठ तनाव की कोई बात ही नहीं हो रही है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो बहुत दूर की बात है, अभी वो सारी चीज़ें नहीं आने वाली है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज मल्टीपल रिफ्रैक्शन। इसको करेक्ट कर लीजिए, रिफ्लेक्शन नहीं है ये रिफ्रैक्शन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो थम्स अप कीजिए और कमेंट में कुछ अच्छा सा कमेंट लिखिए ताकि हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि कार्बोरेटर इज अ डिवाइस जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? कार्बोरेटर एक टाइप का डिवाइस है जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? क्या उसका यूज़ स्टीम इंजन के लिए होता है, पेट्रोल इंजन के लिए होता है या डीजल इंजन के लिए होता है? तो देखना, जो कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर मेनली लगा हुआ होता है जो मोटरसाइकिल हमारी होती है ना, अपाची, FZ, पता नहीं कौन कौन सी। ठीक है ना, तो जो मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल में एक उपकरण होता है जिसका नाम होता है कार्बोरेटर। इसका काम क्या होता है? देखो, कोई भी जो फ्यूल है वो फ्यूल जलता कब है? जलाने वाली कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलो आपके पास ऑप्शन देता हूँ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी चीज़ को जलाती है, ऑक्सीजन जलाती है? चलो, अगर सही ऑप्शन आपने देख लिया है तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने का काम करती है। तो फ्यूल जलेगा कब? जब उसमें ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो जाके जलेगा ना वो। जो इंजन होगा, इंजन में फ्यूल तभी तो जलेगा जब उसमें ऑक्सीजन आएगी। तो ऑक्सीजन मिक्स मिक्स करने का काम जो फ्यूल होगा, फ्यूल टैंक में तो ऐसा है नहीं कि आपने ऑक्सीजन भी डाल दी ऊपर से, है ना। तो फ्यूल टैंक में ओनली फ्यूल है, इसमें ऑक्सीजन मिलाने की ज़रूरत होगी। जब ऑक्सीजन मिलेगी इसमें तब जाके इसका कंबशन होगा, जलेगी इंजन में, तब जाके एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो फ्यूल के साथ ऑक्सीजन मिलाने का काम किसका है? एसी कार्बोरेटर का है। और कहाँ, किस इंजन में? पेट्रोल इंजन में। आ गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, कार्बोरेटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। जो हीट के बेस्ट कंडक्टर मोस्टली कौन से होते हैं? जो कंडक्टर्स होते हैं ना, जो भी चालक होते हैं, जैसी धातुएं हैं, जो धातुएं हैं वो बेस्ट कंडक्टर ही मानी जाती हैं। किसकी? हीट की भी और साथ में इलेक्ट्रिसिटी की भी। तो यहाँ पे कोई ऐसा आपको धातु मेटल दिख रहा है
वाटर कोई मेटल नहीं होता। ईथर, मरकरी एक मेटल होता है जिसको नाम देते हैं हम लोग Hg। Hg जो ये नाम है, आप बोलेंगे सर मरकरी नाम तो बोल रहे हैं, मरकरी साइन Hg ऐसा कैसे? तो जो हाइड्रोजियम एक वर्ड है, हाइड्राजियम, इस हाइड्रोजियम वर्ड से, ये लैटिन वर्ड है हाइड्रोजियम, और उससे ये सिंबल Hg लिया गया है और नेम इसका है मरकरी। और इस मरकरी को कहा जाता है यहाँ पे, इस मरकरी का एक और नाम है क्विक सिल्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है मरकरी को। और ये वही मरकरी है जिसका यूज़ आप कहाँ पे करते हो? थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है मरकरी। इस मरकरी का जो एक हिसाब से हम कहें अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो 357 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है मरकरी का, ठीक है। और वाटर क्या होता है? H2O क्या है? एक सार्वत्रिक विलायक है, सभी चीज़ों को अपने अंदर सभी चीज़ों को, मतलब मैक्सिमम चीज़ों को घोलने का प्रयास करता है वाटर को अगर बोलेंगे किस टाइप का ये सॉल्वेंट है, तो ये पोलर सॉल्वेंट है। पोलर यानी ध्रुवीय विलायक है ये, है ना। तो वाटर कैसा विलायक है? पोलर सॉल्वेंट है। और वाटर के बारे में अगर हम एक और चीज़ देखें तो वाटर जो है, वाटर दो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 2:1। बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गई है, खिचड़ी को साफ़ करते हैं। अच्छा, वाटर के बारे में ईथर क्या होता है? ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, आर का मतलब एल्किल ग्रुप, और ये है बीच में ऑक्सीजन। ईथर का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है ROR। अब सर आप बोलेंगे करके दिखाओ। जैसे C2H5 है, C2H5O और C2H5, ये कैसा ईथर है? ये है डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो एक ईथर है। तो सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक कौन हुआ? मरकरी। अच्छा, अल्कोहल के बारे में कुछ बताएं। देखो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। अल्कोहल ये एक एथिल अल्कोहल है। अल्कोहल तो बहुत टाइप के होते हैं, मैंने एक अल्कोहल ले लिया C2H5OH, ठीक है। और ये अल्कोहल, इसी को पीने से ये आदमी जो है वही बिल्कुल अपनी वो लगा देती है, अपने इंग्लिश लगाने लग जाता है आदमी, ठीक है ना। तो C2H5OH ही ऐसा अल्कोहल है जो हमारे ब्रेन को कुछ टाइम के लिए, हाइपोथैलेमस को, जो हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, उसको कुछ टाइम के लिए मतलब प्रॉपर वर्क नहीं करने देता है एथिल अल्कोहल। C2H5OH एक होता है CH3OH, इसको कहा जाता है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को एक और नाम देते हैं, बहुत फेमस, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। जो वुड स्प्रिट है, वुड स्प्रिट के नाम से किसे जाना जाता है? तो है मेथिल अल्कोहल। और एक और क्वेश्चन होता है कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल तो 100% जो प्योर अल्कोहल होता है उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। और पावर अल्कोहल का मतलब क्या है? तो पावर अल्कोहल, जिसमें पावर अल्कोहल में क्या होता है? एक एथेनॉल, जो एथिल अल्कोहल होता है ना, C2H5 के साथ हम लोग क्या मिला देते हैं? पेट्रोल को अगर मिक्स कर दें तो बनने वाला जो अल्कोहल होगा उसको पावर अल्कोहल कहेंगे। पावर अल्कोहल इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि ये पावर देने का काम करता है। जो व्हीकल्स होते हैं उसमें इसको फ्यूल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। C2H5OH प्लस पेट्रोल और C2H5OH का मिक्सचर कहा जाता है पावर अल्कोहल। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से? कितने कॉन्सेप्ट देख लिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन इज इक्वल टू, जो थर्मल रेडिएशन की जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? अच्छा, थर्मल रेडिएशन यहाँ पे जो है ना, थर्मल रेडिएशन आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। यदि ये आप यहाँ पे थोड़ा करेक्ट बात कर देता, एकदम सीधी बात, तो आप पहचान जाते, लेकिन यही तो क्वेश्चन में ट्विस्ट है। थर्मल रेडिएशन क्या होती है? देखो, थर्मल रेडिएशन कहा जाता है जो अवरक्त किरणें होती हैं, जिनको हम IR रेडिएशन कहा जाता है, उन्हीं IR रेडिएशन को थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। और इन्हीं की वजह से कहीं पे गर्मी होती है। अब IR रेडिएशन का मतलब समझ में आ गया। थर्मल रेडिएशन इनको क्यों कहेंगे? क्योंकि कोई भी जो हॉट ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी जो बहुत ज़्यादा गर्म वस्तु है, वहाँ से कौन सी रेडिएशन निकलेगी? थर्मल रेडिएशन। और थर्मल रेडिएशन होती क्या है? IR रेडिएशन। और IR रेडिएशन किस स्पेक्ट्रम का पार्ट है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EMS का पार्ट है। मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो भी हमारे पास रेडिएशन है, उनकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है? जितनी लाइट की स्पीड है। अच्छा, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3
3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो जितनी भी वेव्स हैं, जितनी भी तरंगे हैं, जितनी भी रेडिएशन है, उनकी स्पीड सारी लगभग इतनी ही है। ठीक है, तो थर्मल वेव्स या आईआर रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है और इसकी स्पीड 3×10⁸ और ये सबसे पहले कैलकुलेट करी थी एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रोमर। तो रोमर नाम के एक विज्ञानी थे, उन्होंने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये जो आईआर रेडिएशन है, आईआर रेडिएशन का और क्या यूज़ है, जो हम अभी अपने घर में बैठ के आराम से टीवी को वो करते हैं ना, ऑपरेट करते हैं, चैनल बदलते हैं, तो जो रिमोट में जो नीचे एलईडी लगी होती है, वो एलईडी आईआर रेडिएशन को ही प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग में इसका बहुत यूज है। ठीक है, एक और बात यहाँ पे अगर हम जानना चाहें, और इसके अलावा अगर जैसे कोहरा लगा हुआ है ना, और आर्मी पर्सन को ये जानकारी मिली है कि यहाँ पे कोई आ रखा है, मतलब कोई बाहर से आत्मघाती हमला और यहाँ पे घुसा हुआ है, तो आर्मी पर्सनल क्या करते हैं, इनको कोहरे में, तो ऐसा भगवान तो है नहीं है कि बिल्कुल ऐसे कोहरे के पार देख लेंगे, तो एक इक्विपमेंट होता है इनके पास, और इस इक्विपमेंट से निकलती आईआर रेडिएशन। आईआर रेडिएशन का जो हो प्रकीर्णन या स्कैटरिंग हम कहें, उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है। स्कैटरिंग बहुत कम होने की वजह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिट करती है, और इसकी वजह से कोहरे के पीछे जो भी होगा वो हमें आराम से दिखाई देगा। तो मिलिट्री वाले इसका बहुत यूज़ करते हैं। अगर हमें फोटोग्राफी करनी है, फोटोग्राफी में भी इसका बहुत सारा यूज़ है थर्मल रेडिएशन का। ओके, समझ में आ गया इतने सारे कॉन्सेप्ट। देखो कितना सारा नॉलेज एक क्वेश्चन से आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इन कैल्विन स्केल। देखो जो नॉर्मली डिग्री सेंटीग्रेड की जब भी हम बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये पूछ रहा है कि आप कैल्विन में इसको करके बताओ। तो कैल्विन में करने के लिए हमारे लिए कोई कठिन बात थोड़ी नहीं है। देखो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने कैल्विन होते हैं? 273 डिग्री कैल्विन। अच्छा, इसमें 37 डिग्री जो सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, तो 37 इसमें जोड़ दो। 37 क्या करोगे आप, जोड़ दोगे, 7 और 3 कितने होते? 10, और 7 और 3 10, और 1 11 हो जाएगा, और 2 और 1 3, यानी टोटल कितना टेम्परेचर आ रहा है? ये आ रहा है 310 डिग्री कैल्विन का टेम्परेचर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये। तो 310 कैल्विन ह्यूमन बॉडी का कैल्विन स्केल पर टेम्परेचर होता है। और डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें, तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ब्रो, समझ में आया? अच्छा, ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यानी जो प्रेरण का जो सिद्धांत है, अन्योन्य प्रेरण का जो सिद्धांत है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो उस पर काम करता है? तो अन्योन्य प्रेरण होता क्या है? सबसे पहले अन्योन्य प्रेरण का मतलब ये होता है, जनरली जब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास एक बैटरी होती है प्लस माइनस की, और साथ में एक रियो स्टेट होता है, जिसके थ्रू हम जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमारे पास एक कॉइल ऊपर होती है, ठीक है ना। एक ये सेटअप होता है, और एक और कॉइल हमारे पास होती है, और उसमें नीचे एक उपकरण लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। अब होता क्या है कि जैसे ही हम इस कॉइल में, इस बैटरी से स्विच को ऑन करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। और धारा को हम इस रियो स्टेट से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब धारा को हम कम ज़्यादा करते हैं, तो किसी भी, आपने देखा होगा किसी भी चालक में, जब कोई आवेश प्रवाहित होता है, तो अपने चारों तरफ एक तो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और इसके साथ ही आपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा बहेगी, आवेशों का प्रवाह होगा, आवेश गतिमान अवस्था में आ जाएगा, और उसके कारण जो है एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र के, उसमें चुंबकीय क्षेत्र के अगर फील्ड में अगर हम क्या करेंगे, इस दूसरी वाली कॉइल जिसमें किसी भी टाइप की बैटरी नहीं लगी हुई है, अगर हम इसको रखेंगे, तो क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब कि ये जो कॉइल है, इससे गुजरने वाली कितनी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इन चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ऑब्वियसली जब यहाँ से धारा कम, धारा आप ज़्यादा करोगे, ज़्यादा चुंबकीय रेखाएं गुजरेंगी, धारा आप कम करोगे, कम चुंबकीय रेखाएं गुजरेंगी। तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब कितनी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है धारा को कम ज़्यादा करने से। अच्छा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो फिर क्या होती है,
तो ये जो परिपथ है, ये जो सेकंड वाला है जिसमें हमने किसी भी टाइप का कोई बैटरी नहीं जोड़ के, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक धारा उत्पन्न हो जाती है और इस धारा को कहा जाता है, ये अपने आप उत्पन्न हुई धारा या इंड्यूस करी गई धारा है। तो ये हमने इंड्यूस की है यहाँ से धारा का मान कम ज़्यादा करके यहाँ से, तो इसको कहा जाता है प्रेरित धारा, ठीक है ना। और इस पूरे फिनोमेना को कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण ये एक प्रिंसिपल है जिस पे काम करता है ट्रांसफार्मर। ये वही ट्रांसफार्मर है। अच्छा, ट्रांसफार्मर के बारे में यदि आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि ट्रांसफार्मर करता क्या है, क्या ये एसी से डीसी में बदलता है, तो बहुत सारे बोलेंगे यस ये एसी को डीसी में बदलता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो। देखो यहाँ पे जो एसी करंट होती है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये ऑल्टरनेटिंग करंट को ज़्यादा कर सकता है और ऑल्टरनेटिंग करंट को कम कर सकता है, वोल्टेज में चेंज कर सकता है ट्रांसफार्मर। और जिसकी हम बात करें ना, जो एसी होगा, और यहाँ पे दिखा दूँ, जो एसी होगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो उपकरण होता है उसको कहा जाता है रेक्टिफायर। उसको क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और अन्योन्य प्रेरण भी मैंने आपको करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ पे पूछ रहा है द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट कितनी होगी। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट ये होती है सर 390 टू 780 नैनोमीटर, यानी जो तरंग दैर्ध्य होती है, 390 से 780 नैनोमीटर के बीच में। अच्छा, वेवलेंथ क्या होती है? जनरली देखना, जो प्रकाश किरण है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किस टाइप से चलती हैं, इस टाइप से आगे बढ़ती हैं, इस टाइप से आगे बढ़ती हैं। तो जो ये जो पॉइंट होते हैं ये कहा जाता है क्रेस्ट, और ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको कहा जाता है ट्रफ। यानी ये है श्रृंग, ये है गर्त, और श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है वेवलेंथ, या हम ये कहें कि गर्तों के बीच की दूरी वो है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य नॉर्मली 390 से 780 नैनोमीटर होती है विजिबल लाइट की, दृश्य प्रकाश की, ठीक है। और इससे जो अगर कम, इसकी इससे ज़्यादा कम किसकी होती है वेवलेंथ, ये होती है यूवी किरणों की, जो यूवी रेडिएशन होती है इनकी जो वेवलेंथ होती है इससे कम होती है। कितनी होती है सर? ये 200 से 400 होती है इनकी वेवलेंथ, 200 से 400, ठीक है ना। और जो इसके ऊपर वाली वेवलेंथ होती है वो होती है आईआर रेडिएशन की, इनकी होती है 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक, ठीक है ना, आईआर रेडिएशन की वेवलेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, रेटिना पर जो वास्त प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, हमारा जो रेटिना होता है ना, आँख, आँख क्या इस टाइप की आँख होती है, यहाँ पे कॉर्निया होता है, यहाँ पीछे रेटिना होता है, रेटिना पे रेटिना जिसको हम आँख का पर्दा बोलते हैं। तो इस पर क्या बनती है किसी भी चीज़ की, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उसकी इमेज हमारे आँखों पे बनती है कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जो रेटिना है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है ये बनता है आपका उल्टा, इन्वर्ट और रियल, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है। ओके, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस करे हुए हैं। अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। तो ये था लेक्चर पूरा। और कैसा लगे आपको, क्वेश्चन कैसे लगे, मज़े आए कि नहीं आए, है कि नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिला या नहीं मिला। चलिए कमेंट में मुझे बताना अपना कमेंट, ठीक है ना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और किसी क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।